भारत का उपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम। तो उपवाह तंत्र क्या होता है बताओ। नदियों का जाल है ना। उपवाह मतलब प्रवाह हो गया, तंत्र मतलब एक मुख्य नदी होती है ना। कोई भी एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी में फिर कई सारी सहायक नदियां करके मिलते रहती है। इस तरीके से कई सारी सहायक नदियां करके क्या होती है आपकी जो है मिलती है। फिर इन सहायक नदियों में भी कई सारी सहायक नदियां करके मिलते रहती है। तो ये पूरा का पूरा जो नदियों का जाल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्लियर है। तो मुख्य नदी है ना, मुख्य नदी और ये सहायक नदियों का जाल है ना, इसमें आकर के सहायक नदियां मिलती है आपकी जो है ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है आपका, ट्रिब्यूटरीज। तो इस तरीके से मुख्य नदी और सहायक नदियों के जाल को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, अपवाह तंत्र। मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो जाल है उसको हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। क्लियर है। अपवाह तंत्र में एक आपका एग्जाम्पल के रूप में दो याद रखिएगा है ना। जैसे हम लोग हिमालय की जितनी भी नदियां निकल करके आती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती नदी तंत्र कहा जाता है हिमालय की। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है कहा जाता है। ये हिमालय की नदियाँ जितनी भी हिमालय की खास करके पढ़ेंगे अभी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और छोटी कुछ नदियाँ हैं। तो हिमालय की सभी नदियाँ, ऑलमोस्ट सभी नदियाँ, हिमालय की जो नदियाँ हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं, अधिकांश नदियाँ जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, एंटीसीडेंट। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, हिमालय के निर्माण से पहले बह रही है। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया हिमालय के निर्माण से भी पहले और आज भी जो है उसी दिशा में बह रही है। आज भी उसी दिशा में बह रही है, उसके बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं आपका पूर्ववर्ती नदियां। पहले से पूर्व मतलब पहले से बहने वाली नदियां। तो क्वेश्चन आएगा तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सब जो है पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण आ जाएंगे। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तीन नदी तंत्र पढ़ेंगे। फिर इसकी गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां, यमुना, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब आपके जो है पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है पूर्ववर्ती नदियां निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो उसमें हिमालय की एक नदी दिया होगा, बाकी तीन चार आपका नीचे का दिया होगा, प्रायद्वीपीय पठार के जो भी पढ़ने वाले हम लोग उसमें वो आ जाएंगे आपके जो है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। और इसका उल्टा है अनुवर्ती नदियाँ है ना। पूर्ववर्ती नदी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं ढाल के विपरीत बहने वाली नदियाँ। ढाल के विपरीत, तो ढाल के विपरीत ऐसा सोचेंगे तो लगेगा ढाल के विपरीत कैसे बहेगी। तो ढाल के विपरीत का मतलब है कि हिमालय
कुछ नदियां हिमालय के उस पार से निकल करके इस पार आती है ना। कुछ नदियां जैसे आपका गंगा नदी की बात करें तो महान हिमालय से निकलती है बीच में, ठीक है, महान हिमालय से निकलती है। लघु हिमालय बीच में आता है, शिवालिक बीच में आता है, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां से निकल करके पूरा का पूरा इन दोनों हिमालय को काट करके गंगा नदी क्या होती है, बह रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर ढाल का प्रभाव नहीं पड़ा। ढाल आज की डेट में देखेंगे तो लघु हिमालय बीच में खड़ा हुआ है, तो फिर ये नदी इधर आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन आगे बह रही है क्योंकि जितना हिमालय का निर्माण हो रहा था उतना ये नदी क्या कर देती है, काट देती है। क्योंकि हिमालय पर्वत एक दिन में धड़ाम से खड़ा नहीं हुआ है ना, कि एक दिन में से पटाख से आके सामने खड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। हिमालय का निर्माण भी धीरे धीरे करके, आज भी हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो जितना हिमालय ऊपर उठता था उतना नदी क्या कर देती थी, काट देती थी। तो इस कारण से ये जो पर्वत का प्रभाव बीच में से आपका दर्रा नदी बना के, रास्ता बना करके क्या करती है, आज नदी उसी दिशा में बह रही है। तो इसी को कभी क्वेश्चन आ जाए कि उस नदी को क्या कहते हैं जो ढाल के विपरीत बहती है, तो सोचोगे कि तुम ढाल के विपरीत कैसे बहेगी नदी। तो इसका सेंस क्या है, समझ में आया कि उस पर निर्माण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ढाल के विपरीत का मतलब है कि आज देखेंगे तो ढाल के विपरीत बह रही लगेगा, लेकिन वो हिमालय के निर्माण से पहले ही उपस्थित थी। इस कारण से आज भी उसी दिशा में क्या हो रही है, बह रही है। तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। आया समझ में ना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पूर्ववर्ती नदियां। इसका जस्ट उल्टा है अनुवर्ती, सिक्वेंट। इसका सीधा सा उल्टा है आपका अनुवर्ती नदियां या क्रमवर्ती नदियां। अनुवर्ती या क्रमवर्ती, सीक्वेंट रिवर, सीक्वेंट है ना। पूर्ववर्ती जो है अक्रमवर्ती का एक प्रकार है, तो ब्रैकेट में अक्रमवर्ती का एक प्रकार लिख लेना। इसका जस्ट उल्टे का प्रकार, अक्रमवर्ती का प्रकार ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। तो क्रमवर्ती, अनुवर्ती का मतलब हो गया जो ढाल के अनुसार बहती है। तो अधिकांश सभी नदियां ढाल के अनुसार ही बहती है, ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है। तो ये जितनी भी प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, नर्मदा और तापी नदी को छोड़कर ये क्रमवर्ती में आ जाएंगी, और अक्रमवर्ती में ये दोनों आ जाएंगी, नर्मदा और तापी अक्रमवर्ती में आ जाएंगी। क्योंकि ढाल के विपरीत बह रही है, भी जो है ढाल के अग्नेस बह रही है। बाकी लोगों का चाय लंबा चल रहा है लगता है। हाँ, तापी, नर्मदा एंड तापी। तो समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं, कि क्वेश्चन ये आएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पढ़ेंगे। ये सभी नदियां किस प्रकार की नदियों का उदाहरण है पूछेगा तो, है ना, अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है, राइट। किसको छोड़ करके, नर्मदा और तापी को। तो ये किस में आ जाएगा, अक्रमवर्ती में आ जाएगा, अक्रमवर्ती। लेकिन पूर्ववर्ती में से भी हिमालय की नदियां आएंगी, है ना। नर्मदा और तापी किस में आएंगे, अक्रमवर्ती, क्योंकि रिफ्ट घाटी से होकर के बह रहे, ढाल के विपरीत बह रहे। ढाल के विपरीत ये क्यों बह रहा है, ढाल के विपरीत, क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से होकर के बह रहे,
पहले से बनी बनाई घाटी उसको मिल गई है तो उसी में बह रहे। रिफ्ट घाटी से होकर के, तो ये भी क्वेश्चन आता है, रिफ्ट घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। रिफ्ट घाटी से जो है दो नदियां मुख्य रूप से, बाकी एक आध छोटी मोटी और मिलेगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलूं आगे। तो ये तो हो गया आपका अपवाह तंत्र में कुछ पॉइंट्स कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन सा है, क्रमवर्ती या अनुवर्ती नदी का उदाहरण कौन सा है। अभी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर यहाँ से निकालना है ना। बाकी पढ़ेंगे नदी में तो, और इसको फिर से रिपीट करते रहूँगा, ये पूर्ववर्ती है क्रमवर्ती है, तो वो फिर वहाँ पे समझ में आ जाएगा पूर्ववर्ती और क्रमवर्ती क्या होता है। चलूँ आगे, ठीक है सबके लिए। चलिए अब आते भारत में, भारत का अपवाह तंत्र में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत के अपवाह तंत्र को तीन भागों में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा गंगा नदी तंत्र, राइट, एक मिनट इसको और दूसरे तरीके से लिख लो। पहले उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, दक्षिण भारत का, दो भागों में पहले डिवाइड कर लो। उत्तर भारत या हिमालय का अपवाह तंत्र, उत्तर भारत या हिमालय का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ। इसके तीन हो जाएंगे आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो तीनों नदियां और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर भारत में तीनों नदियों के साथ सब नदियां आ जाएंगी। और दूसरा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, या प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इसमें आपका फिर से दो आ जाएंगे आपका, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। चले, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी है वो देखेंगे। इसको गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी करके पूरा का पूरा अलग से देखेंगे। तो ये सब आ जाएंगी आपकी। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से, है ना। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ अलग अलग करके देखेंगे, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करें सिंधु नदी तंत्र से। ज़्यादा समझ में आ गया कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो पूरा नदियाँ कवर हो जाएंगी अपनी। तो सबसे पहला आ जाओ सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के बारे में, फिर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन है उसके बारे में एक एक दो दो जानेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, नदियों को याद कैसे करना ये इम्पोर्टेंट है। तो सभी नदियाँ कहाँ से निकलती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ का इम्पोर्टेंट है, कुछ का नहीं भी है। तो जितना बता दूँ उतना कम से कम याद कर लेना, आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो एक तो मैप में आपको देखना है, एटलस में जाके घर में अभी दिखा दे रहा हूँ मैप बना के, कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, लगभग ऊपर इस तरीके से जाती है, फिर आपका लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में पहुँच जाती है। कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इधर पाकिस्तान है तुम्हारा प्यारा।
ठीक है, अब दु- दुश्मन बना के भी क्या करेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई है कि नहीं। पॉलिटिकल लड़ाई को हम लोग इंसानों की लड़ाई बना देते हैं। तो ये सिंधु नदी, तो इसको याद कैसे करना है, याद रखना है। तो एक तो इस एटलस में जाके इस तरीके से देखना है कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ पे गिरती है। तो ये अरब सागर में जाके गिरेगी, इस तरीके से आएगी और इधर आपका जो अरब सागर में जाके गिरती है। इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका पाकिस्तान का भाग, यहाँ पे क्या मिलेगा, अरब सागर, भारत के वेस्ट में। क्लियर है। ये निकलती कहाँ से है, तो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे कैलाश पर्वत है, यहाँ पर शंकर जी का निवास स्थान है चाइना में, कैलाश पर्वत। इसलिए चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। तो भाई हमारे शिव देवों के देव महादेव वही रहते हैं। तो इसलिए चाइना को समझने की ज़रूरत है कि भाई कभी भी एक्टिव कर देंगे तो एक आँख खोलेंगे तो पूरा चाइना भस्म हो जाएगा। तो चाइना के जिंग पिंग चिंग को बता देना। तो ये तो एटलस में देखना है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए एक अलग से ऐसे डायग्राम बना लो बड़ा सा अपने कॉपी में, आधे पेज में कम से कम, राइट। आधे में बना करके जो नदी का नाम है सिंधु नदी लिख लो, इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है। हिंदुस्तान इसी के कारण से पड़ा हुआ, इंडस रिवर है ना। पर्शियन लैंग्वेज में स के लिए ह वर्ड यूज होता है, पर्शियन भाषा में ईरान से लोग आए थे, तो इसी सिंधु नदी के आधार पे उसको हिंदू और हिंदुस्तान कर दिया गया। तो हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है वो पर्शियन लैंग्वेज से मानी जाती है ना। हिंदू शब्द वगैरह ऐसा कोई हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, समझ गए। बाबा लोगों से पूछना जाके कि भाई हिंदू वर्ड कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री को फोन लगा के। हाँ, तो सिंधु को फारस में, ईरान में पर्शियन लैंग्वेज चलती है, तो पर्शियन लैंग्वेज में स के लिए हा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा होगा, और हिंदू के पार का मतलब हिंदुस्तान, इस तरीके से हिंदुस्तान का नाम पड़ा है ना। बाकी बाबा लोग क्या बोलेंगे कि जो भी बोलते होंगे, कुछ कुछ सुनते रहता हूँ, अजीब से हरकतें करते रहते हैं। उसके ऊपर तो केस भी किसी ने डाला हुआ है, क्या नाम है, छोटी दाढ़ी वाला, लंबे लंबे बाल वाला, उल्टी सीधे बातें करते रहता है लेडीज़ के बारे में, लड़कियों के बारे में, अनिरुद्धाचार्य है ना। कहीं पे केस डाला है अभी, और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी, तो किसी महिला ने डाला हुआ है कि कुछ ज़्यादा ही आपका जो फालतू ऐसे जैसे धर्म का ठेकेदार हो गया हो, है ना। उसको इतनी अक्ल तो नहीं है कि बोलना क्या है, ठीक है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हु आर यू तो कि तुम निर्धारित करो कि महिलाएं कैसे जिए। तो सही बात है कि नहीं भाई, दोनों स्वतंत्र पैदा होते, पुरुष और महिला, तो दोनों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है कि जेंडर भेदभाव न किया जाए। तो धर्म वाले, धर्म के बाबा लोग, नेता लोग, या बाबा लोग, या कोई भी शास्त्र या क्यों निर्धारित करे कि महिलाओं को कैसे जिया जाए। समाज बना है, समाज जब बना था तब अपनी स्थितियां थी, अलग थी। आज से ना सिंधु का मनुष्य की उत्पत्ति के लिए 10,000 साल पहले भी मान लो समाज बना होगा, तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय इसलिए बनाया गया कि आपका जैसे जानवर है, जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। उस समय मनुष्य भी जानवरों के समान जंगलों में खुलेआम घूमता था। आज तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ असुरक्षा की स्थिति ज़्यादा होती थी। तो एक समाज बना कि हस्बैंड वाइफ, मेल एंड फीमेल साथ में रहेंगे, पति पत्नी नाम तो जब दिया गया होगा तब दिया गया होगा, आए ना समझ में। तो ये दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई तुम्हारी जो ज़रूरत है हम पूरा करेंगे, घर का बाहर का काम तुम करोगे। एक सामान ऐसा नहीं, जनजातियों में ऐसा नहीं मिलता, जनजातियों में अभी भी एक दोनों बराबर का काम करते हैं, महिलाएं भी उतना ही काम करती जितना कि पुरुष करते हो। तो बाद में समाज विकसित होते गए और पुरुषों ने फिर नियम कानून बनाने स्टार्ट किए, तब जा करके
ये स्थितियां बनी। शुरू में तो दोनों की स्थिति बराबर थी, तो दोनों ने साथ रहना स्टार्ट किया होगा, ताकि कल के दिन में यदि कोई समस्या आती है तो एक कोई साथ में जो है उसका हेल्प करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए होना चाहिए करके। इस तरीके से समाज की उत्पत्ति और विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई है। अब चीज़ें चेंज हो रही है, अब कोई अपनी मर्जी से रहना चाह रहा है। हर चीज़ के कुछ प्लस माइनस है। लिव इन रिलेशंस है, तो लिव इन रिलेशंस के भी कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, कुछ नेगेटिव है। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट या 100% सही या गलत नहीं होती है, उसको समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। ये कह सकते हो कि भारत का समाज अभी लिव इन रिलेशंस के लिए डेवलप नहीं हुआ है, उतना नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पर लिव इन रिलेशंस में हम लोग क्या फैशन की तरह अपनाने लग जाते हैं, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, उसके प्लस माइनस क्या है उसको सोच नहीं पाते। लेकिन लिव इन रिलेशन में गलत कुछ भी नहीं है। यदि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं रहना चाहते हैं तो उसको ना तो कानून रोक सकता है, ना ही कोई समाज रोक सकता है। समाज के अपने नैतिक नियम है, मानूं या ना मानूं मेरी मर्जी। लेकिन मैं इलीगल तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई, मैं 18 साल से ऊपर हूँ। 18 साल के ऊपर के बाद मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी समझ है, मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो उस पर डिबेट का अलग मुद्दा है ना। हमारे परिवार या फैमिली एक्सेप्ट अभी नहीं कर पाती, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसमें गलत ना नैतिक रूप से कुछ गलत है, न ही कानूनी रूप से कुछ गलत है। 18 साल के बाद स्वतंत्र डिसीजन लेने के दोनों को अधिकार है, महिला और पुरुष को। वो सही है गलत है समाज के कंटेक्स में समाज निर्धारित नहीं कर सकता। निर्धारित करना है तो हम दो ही मिल करके निर्धारित करेंगे कि सही किया या गलत किया। आई ना बस समझ। जैसे कल के दिन मेरा बेटा है, मुझे मालूम है कि मेरा बेटा समझदार है, वो अपने लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहेगा, मैं उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। बस समझा सकता हूँ कि लगे कि मेरी नज़र में शायद यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स होने के नाते मैं इतना कर सकता हूँ। जबरदस्ती उसको यानी कि होता है ना ऑनर किलिंग कर देते। तो ये सब समाज के कहीं ना कहीं क्या है, कमियाँ है। समाज अभी विकसित नहीं हुआ है, भारत जैसा देश जो है, ये कह सकते हो। लेकिन किसी बाबा के द्वारा ज़बरदस्ती तुम ये गलत कर रहे हो, उसके चरित्र पर ही क्वेश्चन लगा देना कि यदि कोई लिव इन में रह रहा है तो गलत। और लड़के पे क्यों नहीं लग रहा भाई, लड़का भी तो कर ही रहा है, उसके चरित्र पर भी क्वेश्चन लगाओ। फिर महिलाओं पे क्यों लगाते हो, है ना। महिला उनकी मर्जी, लाइफ उनकी है, अपने हिसाब से लिव। उनका क्या चरित्र, जैसे हमारा पुरुषों का चरित्र है वैसे महिलाओं का चरित्र, दोनों को बराबर हो, इक्वालिटी हो वहाँ पे। लेकिन गलत कौन कर रही है, महिलाएं कर रही बोला जाता है। लड़के भी तो गलत भाग महिलाएं भी नहीं कर रही ना, लड़का कर रहे हैं। अब दोनों के अंडरस्टैंडिंग है कितने अच्छे से रह रहे नहीं रह रहे, वो एक अलग मुद्दा है। उसके कारण सुरक्षा सुरक्षा जो है वो अलग मुद्दा है। लेकिन बाबा लोग एक नंबर, एक कौड़ी अकल नहीं है, समझ है ही नहीं, बस दो चार वो रट रटा लिए, संस्कृत में श्लोक, संस्कृत में कथाएं, और भाषण देते बैठे रहते हैं। तो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। तुम लोग को ना आँख मूंद के मानने की ज़रूरत है, नहीं आँख मूंद के डिनाई करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एनीवे, तो हिंदुस्तान कैसे पढ़ा समझ में आ गया। ये सब जो बता रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे में काम आएगा। ऐसे वैसे जब आते हैं बहुत सारे कुछ कल्चरल एसेस होकर आते हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी एग्जाम में पता नहीं रहता है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी हो गई, इस तरीके से बना लेना। अब यहाँ पर आपको याद करना है कि सिंधु नदी के बारे में, तो कहाँ से निकलती है ना। वैसे कैलाश पर्वत है, लेकिन सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है आपका जो है, तो ट्रांस हिमालय भी याद रखना है। कौन से हिमालय से निकलती, क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या होगा, ट्रांस हिमालय। या इसी का पार्ट है, या इसी का पार्ट है यहाँ पर कैलाश पर्वत। तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। या कैलाश पर्वत के पास में एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर, एक आपका जो है मानसरोवर झील है, उसके पास से निकलती है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। या फिर एक एग्जैक्टली यहाँ पर ग्लेशियर है, इसी के पास में ग्लेशियर है, सिंगी खबाब। एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर समझते हो,
जैसे गंगोत्री भी ग्लेशियर है उसी प्रकार। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, रटना नहीं है, जैसे मैंने कहा ऐसे बना के बना लो कॉपी में, तो इतना बड़ा मैप देखोगे दिमाग में इमेज के रूप में अपने आप याद आ जाएगा। आया समझ में, है ना, रट के जाओगे यहाँ से निकलती, फिर वहाँ पे कौन सा कबाब आएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चिकन कबाब दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना है। तो ये हो गई आपकी पहली बात, कहाँ से निकलती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, और चारों ऑप्शन देगा तो आंसर क्या होगा, चारों होंगे। चलो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं है, इन चारों में से एक मारना है तो सिंगे कबाब आएगा ना। एग्जैक्टली कहाँ से निकल रही है ना, एग्जैक्टली नदी कहाँ से निकल रही है, इसी ग्लेशियर से निकल रही है ना भाई, पानी पिघल करके। तो इन चारों में ऑप्शन में यदि भी चूज करना हो तो कौन सा आंसर होगा आपका, सिंगे कबाब। आया ना समझ में। और गिरती कहाँ पे बता ही दिया, अरब सागर में गिरती है, तो इधर अरब सागर लिख दो भाई, है ना। इस नदी जहाँ गिरती है भाई पे पाकिस्तान का एक शहर है कराची, तो कराची के पास से होकर के गिरती है। तो इसमें आप रटना नहीं पड़ेगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम से क्लियर हो गई चीज़ें कि कहाँ से निकल रही है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, कहाँ पे गिर रही है। राइट, सब सेंटेंस बनाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके नोट्स बुक्स सब में मिल ही जाएगा। अब आती है इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों को एक को हम लोग कहते हैं दाएं हाथ से और एक को कहते हैं बाएं हाथ से। तो ऊपर से जो मिलेंगी वो कौन सी कहलाएंगी, दाएं हाथ। जिधर नदी बह रही है उधर मुंह करके सोचना है। तो ऊपर से जो नदी आएंगी वो दाएं हाथ से, इधर से जाएंगी वो बाएं हाथ से। तो ऊपर में एक नदी आकर के मिलती है श्योक नदी, यहाँ पर SHYO, एटलस आके जरूर देखना, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आप लोग को। इधर कहाँ अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान उधर है। ठीक है, ये आपका भारत में ही है, लद्दाख वाले रीजन में, है ना। ये सब लद्दाख में ही चल रहा है अभी, लद्दाख ये दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इधर इधर आकर के यहाँ पे मिलती है ना। इसलिए कहा ना एटलस जरूर देखना जा करके, तब याद और अच्छे से हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे श्योक नदी, और एक आपका जो है इधर से आकर के मिलती है, वाइट वाइट, ये हो गया। और इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है गिलगित नदी। एक इधर से आकर के मिलेगी, इसका नाम है गिलगित रिवर। ये भी भारत में ही पीओके वाले पार्ट में पड़ेगा, ये पीओके वाले पार्ट में पड़ेगा। तो ये हो गई दाहिने हाथ से मिलने वाली दो नदियाँ, दो ही याद रखना है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, नुब्रा घाटी है एक, हाँ नुब्रा नदी छोटी सी है, लेकिन उतना सारा याद नहीं करना है हमें। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी पर है आपका, तो अलग से बहुत सारे नदियाँ छोटी बड़ी पढ़ाने बैठूंगा तो फिर काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है नुब्रा आएगा वर्ड, वो आपका मैंने पढ़ाया था, उसमें कौन से ग्लेशियर कहाँ पर है आपका बताया था ना, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। तो उस संबंध में वहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया था, नुब्रा नदी घाटी में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे मिलता है, तो नुब्रा नदी, तो ग्लेशियर पढ़ाया था उसमें बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे छोटी मोटी नदी है तो ये हो गया ऊपर से आने वाली। उसके बाद है आपका नीचे बाएं हाथ से। तो बाएं हाथ से 5 नदियां हैं, पांचों को बोल देते हैं, लेकिन मेन एक चेनाब नदी है, पहले जाके मिलती है, ऊपर से आकर के झेलम नदी चेनाब नदी में मिलती है। फिर इधर से आपका रावी नदी चेनाब नदी में मिलती है। फिर इधर सतलज आकर के चेनाब नदी में मिलती है, और फिर सतलज में व्यास मिलती है। सतलज में यहाँ पर जो है व्यास मिलती है, बी व्यास बोलते हैं। तो जे का मतलब, तो मेन आपका देखेंगे तो चेनाब नदी में आकर के सभी मिल रहे, और उसके बाद इन पांचों को हम लोग मिला करके पंचनाड़ बोलते हैं। इसके बाद पांचों जब मिल जाती है तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंचनाड़। पांचों नदियों को कहा जाता है पंचनाड़। यहाँ पर फिर इसको कहेंगे हम लोग पंचनाड़। तो पंचनाड़ के नाम से फिर आगे बढ़ती है, मिलती है कहाँ पे, सिंधु नदी में, पाकिस्तान में जाके मिलती है।
तो जे फॉर व्हाट, झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, और फिर व्यास एंड सतलज। सीक्वेंस भी ध्यान रख लेना। व्यास हालांकि डायरेक्टली कहाँ मिलती है, सतलज में, और यस जो है सतलज। हम पांचों को बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो पहले पांचों नदियां मिलती है चेनाब में, और फिर फाइनली जो है सिंधु में मिलती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इन सब के बारे में अलग अलग देखेंगे। तो सिंधु की सहायक नदियों में बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, सीक्वेंस वगैरह याद रख लेना। चलूं आगे, है ना, डायग्राम ऐसी बड़ा सा बना लो। चले, पढ़ने वाले इतने बचे, बाकी लोग थोड़ा कम पढ़ने वाले थे, और बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले तो आए ही नहीं, है कि नहीं? जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले थे वो पहले ही गायब हो गए। दूसरे थे बोले छोड़ो बाद में देख लेंगे। डेडिकेटेड लोग तुम लोग हो, तो रिजल्ट यहीं पे दिख जाता है। जो अंत तक डेडिकेट होके बैठा रहेगा, जो नहीं आए हैं, जो बीच में छोड़ के गए, उसकी तुलना में संभावना सिलेक्शन की ज़्यादा रहेगी ना भाई तुम लोग की। बस इतना ही कंपटीशन में अंतर है कि जो डेडिकेटेड होके लगा रहता है। तो ये सिलेबस याद रखना है। उसके अलावा एक दो चीज़ें यहाँ पर और ध्यान रखना है। दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। कोई भी दो नदियाँ हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये दो नदियाँ हो गई एक्स एंड वाई, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, दोआब। क्या कहते हैं हम लोग, दोआब। तो ये क्यों बताया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनके बीच के क्षेत्र को कुछ नाम दिया गया। वो कभी पूछ सकता है एग्जाम में, अभी तक सीजीपीएससी में पता नहीं पूछा नहीं पूछा। क्वेश्चन जाके देखा करो, वैसे तो पूरे ही आ जाएंगे मुझे पता है। इंडिया के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। कुछ एक आध दो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ, यूपीएससी के डेप्थ में नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, आपका जो है झेलम और झेलम नदी के बीच का दोआब का जो क्षेत्र है उसका नाम है चाज दोआब। क्या कहलाएगा ये, इन दोनों के बीच का है चाज। याद करना आसान है, सी एच से चेनाब और झेलम, चाज दोआब कहते हैं। आया समझ में? उसी प्रकार चेनाब और रावी के बीच का जो है रचना दोआब। उसी प्रकार रावी और ब्यास के बीच का है बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच का है बिस्त दोआब। ये दोआब के नाम याद रख लेना, कहीं पे काम आएगा। इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसके नाम याद कर लेना, कहीं पर काम आएगा। आया समझ में? दोआब याद करना आसान है, नदियों के नाम के आधार पर ही जो याद हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि नहीं? रचना, कोई रचना भी है यहाँ पे? और रचना है तो फिर किसकी रचना है? चलो आगे। तो ये हो गए आपके सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली नदियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, वो सब लद्दाख में और उधर आपका पीओके में बहती, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन कहाँ से निकलती है और कहाँ, इसके बारे में जानना है। चलूँ आगे, हो गया? अब आ जाओ झेलम नदी के बारे में एक एक लाइन, दो दो लाइन। झेलम के बारे में आ जाओ।
तो ये हो गई झेलम। झेलम को कौन झेलेगा? चेनाब। ठीक है, चेनाब के बाद फिर सिंधु में जाएगी। तो ये निकलती कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बेरीनाग झरना है, बेरीनाग स्प्रिंग झरना। और ये बेरीनाग झरना लघु हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय। तो किस हिमालय से निकलती है? तो लघु हिमालय। लघु हिमालय में बेरीनाग झरना है, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां से निकलती है। आ गई बात समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है झेलम के बारे में? कि झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में एक उलर झील है, वहां से होकर के बहती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उलर झील से होकर के कौन सी नदी बहती है। तो उलर झील भी इसमें बना दो। तो ज्योग्राफी आधी डायग्राम से कवर हो जाती है। तो बाकी तुम समझदार हो ना भाई, इतने में तो समझ ही जाओगे कहाँ से निकल रही है ना, जे कहाँ जाके मिल रही है, तो भी बता ही दिया था मैंने पीछे साइड में देख करके। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है किसके बारे में? झेलम नदी के बारे में। इसकी एक ही सहायक नदी है किशन गंगा, ये इधर से आकर के मिलती है, किशन गंगा। तो किशन बाहर बैठा है और उसकी गंगा घर में है। समझ गए ना? नहीं समझे? कौन है किशन? नहीं जानते किशन को? रिसेप्शन में जो मेन मेन मैनेजमेंट यहाँ देखने वाला कौन है? किशन है। और उसकी गंगा कौन है? उनकी वाइफ। तो किशन यहाँ है, गंगा घर में। समझ गए ना? चलिए, तो ये इतनी चीजें याद रखना है झेलम के बारे में, से ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ चेनाब में। तो फिर से चेनाब बना लो। चेनाब थोड़ा लंबी है ना? जो झेलम नदी है भारत में मात्र भारत, ये पूरे भारत में बहती है, कुछ पाकिस्तान चले जाती है ना? ये भी ध्यान रख लेना कौन से देशों में बहती है। जैसे सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कौन कौन से देश में बह रही है ना? चाइना से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, तो चाइना है ना, चाइना या तिब्बत वाले रीजन से फिर भारत में इंटर करती है और फिर पाकिस्तान में जा रही है। झेलम नदी इंडिया से ही निकल रही है, जम्मू कश्मीर से, और पाकिस्तान में जाकर के मिलती है ना? चाइना पाकिस्तान में जाएगी तो ये इंडिया और भारत में ये कितने किलोमीटर बहती है? इंडिया में तो 400 किलोमीटर है ना, भारत में 400 किलोमीटर बहती है। बाकी लंबाई ज़्यादा है, सबकी लंबाई नहीं नापेंगे हम लोग, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कभी थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए। चेनाब नदी हो गई ये वाली। गिरती नहीं है, चेनाब में मिलती है, गिरेगी थोड़ी वो। अभी तो बनाया था ना मैं, पीछे वाला भाई। झेलम नदी चेनाब में जाके मिल रही है, फिर चेनाब के साथ सिंधु नदी में जाके मिलेगी। समझ गए ना? तो पीछे वाली भी ध्यान रखना है, पीछे को भूलना नहीं है। अब आते हैं चेनाब नदी। तो चेनाब नदी निकलती कहाँ से है? तो एक है ना, 12 सिगरी ग्लेशियर है यहाँ पर भी जो है, हिमाचल प्रदेश में है 12 सिगरी ग्लेशियर। और 12 सिगरी ग्लेशियर जो पड़ेगा महान हिमालय में, कहाँ पड़ेगा? महान हिमालय में पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है 12 सिगरी ग्लेशियर, लिख लो। और वहीं पर एक दर्रा भी है, बारालाचा दर्रा। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। बारालाचा दर्रा के पास से है ना, बारालाचा दर्रा पढ़ाया था, बारालाचा पास। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। महान हिमालय तो महान हिमालय, दर्रे के पास तो बारालाचा दर्रे के पास से। और एक ग्लेशियर का नाम, ये यूपीएससी ने पूछा था, किस दर्रे से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर हुआ? जाके मिलती कहाँ पर है बता ही दिया था, पाकिस्तान में जाकर के
सिंधु नदी में जाके मिलती है कि नहीं, इंडस रिवर में। और बाकी सभी सहायक नदियां चेनाब की कौन सी होगी, वो भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। झेलम नदी मिलती इधर से चेनाब में, फिर इधर आपका रावी मिलती है कि नहीं, फिर सतलज मिलती है, और फिर सतलज में चेनाब की सहायक में व्यास नहीं आएगा, झेलम आ जाएगा दाएं हाथ से, और बाएं हाथ से रावी और सतलज आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। डायग्राम से पूरा समझना है, डायग्राम को याद रखना है इमेज के रूप में, तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चेनाब नदी के बारे में, इसकी लंबाई भारत में है 1180। तो जितनी पांचों नदियां पढ़ेंगे उसमें सिंधु को छोड़ करके बाकी सहायक नदियां, तो चेनाब की जो लंबाई है भारत में 1180 है। तो सबसे ज़्यादा लंबी भारत में कौन सी बहती है, तो चेनाब आएगा भारत में सर्वाधिक। सिंधु की सहायक नदियों में, सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन सी है, तो भारत में बहने वाली में चेनाब है ना। ऐसे ज़्यादा लंबी तो सतलज भी है उससे। आ रहा समझ में। चलिए तो नेक्स्ट आ जाओ आपका, चलो नेक्स्ट आ जाओ आपका रावी नदी में। अब ये झेलम और चेनाब हो गया, लिख लिया ना। अब आ जाओ रावी। तो रावी जो निकलती है आपका जो है, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा मध्य हिमालय में पड़ेगा लिट। तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती रावी नदी, हिमाचल प्रदेश। और फिर किसमें मिलती, चेनाब नदी में बता ही दिया था। और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसकी टोटल लंबाई है रावी की 725 किलोमीटर बहती भारत में। जो भी बता रहा हूँ इंडिया की, इंडिया में ही बह रही है वैसे तो। हाँ, इंडिया में चेनाब में मिल जाती है भारत में। क्लियर हो गया। ब्यास नदी नेक्स्ट आते हैं। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी सतलज में मिलती है, बताया था ना। ये आपका ब्यास नदी, और ये भी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेम आ जाएगा। ये वाला रोहतांग दर्रा मध्य हिमालय यहाँ पे सेम आ जाएगा। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक वहाँ पे ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड, हिंदी में व्यास कुंड बोल देते हैं, वहाँ से निकलती है। और ये सतलज नदी में मिलती है पंजाब में हरिके नामक गांव के पास। यहाँ पे हरिके बैराज बनाया गया है, पंजाब में है हरिके बैराज, पंजाब। तो सतलज और व्यास का संगम कहाँ पर होता है, तो और यहीं पर एक बांध बनाया गया, इसको हरिके बैराज कहते हैं। बैराज समझते हो ना, बांध। तो सतलज और व्यास, क्लियर हो गया पॉइंट। और जो कुल्लू घाटी वर्ड यूज करते हैं, वो व्यास नदी के घाटी को ही कुल्लू घाटी कहा जाता है। व्यास नदी के घाटी को क्या बोलते हैं, कुल्लू। नाम सुना है ना, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू घाटी किस नदी के घाटी को कहते हैं, तो उसका आंसर व्यास नदी। आया समझ में। तो ये हो गया आपका ब्यास नदी। लास्ट आ जाओ सतलज नदी में। तो सतलज नदी फिर से निकलती कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील। सतलज नदी जो है फिर से बाहर से आती है, भारत के बाहर से आती है। ये पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश में यहाँ से इंटर करती है। तो इसमें भी सेम आ जाएगा, बस ग्लेशियर का नाम मत लिखना। ग्लेशियर कोई नहीं है यहाँ पे। मानसरोवर झील के पास से ट्रांस हिमालय, आपका कैलाश पर्वत, और एक आपका क्या बताया था मैंने,
मानसरोवर झील के पास ही, मानसरोवर या राकसताल झील भी यहाँ पर है। सतलज नदी वाला राकसताल झील भी एक ठो वहाँ पे, राकसताल झील ना, मानसरोवर भी लिख सकता है तो गलत नहीं है। तो यहाँ से निकलती है ये भी और भारत में इंटर करती है, तो चाइना और भारत। भारत में कहाँ पे इंटर करती है, तो हिमाचल प्रदेश में। और किस दर्रे से होकर इंटर करती है ये भी बताया था मैंने, बोलो बोलो। गुड, चलो कुछ तो याद आया। सिपकीला दर्रा। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर करती है, तो सिपकीला। देखो बड़ा भाई चला गया क्लास छोड़ के। ठीक है, जो बड़ा भाई हो शराबी तो छोटा पिए तो क्या खराबी है। तुमको फिर तुमको कैसे रोकेगा, पढ़ ज़्यादा पढ़ कम पढ़ करके। तो बड़ा भाई आइडियल होता है। मेरा बड़ा भाई भी नहीं पढ़ता था, खूब इधर उधर घूमता था दोस्तों यारों के साथ, लड़ाई झगड़ा करते रहता था। मैं उसका उल्टा था, मुझे बाहर घूमना वूमना ज़्यादा पसंद नहीं था, घर में रह के पढ़ना और अपना खाना सोना पसंद था। ठीक है, ठीक है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है बचपन से अलग अलग, लेकिन मैंने उससे सीखा नहीं कुछ उनसे। तो सीखता तो मैं भी बिगड़ जा। हाँ, अभी पटवारी है वैसे वो। ठीक है, तो बाद में अब साइंस का था तो बन ही गया कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के। ठीक है, बीएससी 2 बार फेल हुआ, 12वीं शायद 1 बार फेल हुआ था कि पास हुआ था, 12वीं में नहीं रुका था शायद वो, बीएससी में 2 बार रुका था। तो लड़ते मतलब वो क्या बोलते हैं, पापा की डांट खा खा के पढ़ना ही तो पड़ेगा ही करके, पढ़ पढ़ के। उसको खेलने में इंटरेस्ट था, बैडमिंटन अच्छा खेलते थे वो, यहाँ पे ठीक ठाक स्टेट लेवल पे तो खेला ही था, नेशनल लेवल पे भी जा सकते थे मेहनत करता तो सबका अपना फील्ड था। लेकिन हमारे यहाँ वही है ना कि उतनी सुविधाएं नहीं होती है, और पेरेंट्स जो है खेलने वाले को सपोर्ट तो कम ही करते, तो शायद बैडमिंटन में कर देते तो आगे बढ़, आज भी खेलते वो, मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, उसके बाद भी आज भी शाम को 2 घंटा, सुबह शाम 2 घंटा 1 घंटा उसका फिक्स है, कोर्ट में जाके बैडमिंटन खेलेंगे। तो हम लोग क्या अपनी, मैंने कहा ना स्वधर्म, जो अपना खुद का मूल गुण होता है उसके हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ ही लोग कर पाते, वो जबरदस्ती नौकरी करना है करके नौकरी ढूंढते और करने लग जाते, तो उनको भी नौकरी करनी थी, तो जीवन चलाना है तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है, खेलने वाला था। ठीक है, या तो फौज वौज में चले जाना था क्योंकि लड़ने झगड़ने में उस्ताद थे। ठीक है, कराटे वराटे सीख लिए थे, तो ऐसे लोग को कहा जाना चाहिए था फौज में, या फिर बैडमिंटन खेल रहे तो पुलिस वुलिस में जाते तो भी काम चल जाता। तो सबका अपना गुण होता है, इसी को मैंने कहा था ना उस दिन की, स्वधर्म को पहचानो कि अपना वास्तव में चाहते क्या। जैसे मेरा मालूम है कि पढ़ने पढ़ाने में मस्त मज़ा आता है, पढ़ो पढ़ाओ, ठीक है, नई नई चीज़ों को मिलती रहती है तो पढ़ने में अच्छा लगता है आज भी, है ना। पहले बुक पढ़ने में बोर लगता है, अब क्या है, यूट्यूब गूगल गूगल से इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, आपके लैपटॉप या मोबाइल पे मिल जाती है, तो पढ़ने में थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। पहले लगता है अरे कौन बुक खोलेगा, कौन नई बुक लाएगा, तो चीज़ें क्या है थोड़ा सीमित थी, लेकिन अब हम जैसे पढ़ाकू लोगों के लिए और अच्छा हो गया है। चलिए, तो ये हो गया आपका। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्यास और सतलज कहाँ पे मिलते हैं, तो हरिके एक गांव है पंजाब में, वहाँ पर मिलते हैं। और सतलज के बारे में देख रहे थे, तो सतलज के बारे में ये आपका फाइनली जाके मिलती है चेनाब और सिंधु, फिर जाकर चेनाब और सतलज फिर जाके सिंधु में मिलते हैं। और सतलज के बारे में क्या याद रखना है, तो सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल डैम है। सतलज नदी पर ही क्या है हमारा जो है, भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा जो है ये भी एक गांव है, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में, तो उसी पे बांध बनाया गया है दोनों के बाउंड्री पे, दोनों की सीमा पे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, भाखड़ा नांगल डैम कहते हैं। आया समझ में। और इससे जो जलाशय बना है उसको गोविंद सागर जलाशय कहते हैं, गोविंद सागर
जलाशय, उस दिन झील पढ़ाते समय बताया था, गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना सतलज के बारे में। और सतलज की लंबाई है 1050 किलोमीटर, 1050, 1050। तो इस तरीके से पांचों नदियों में, चारों नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? तो चेनाब। सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो चेनाब। तो ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि चारों नदियों में, झेलम, रावी, चेनाब और व्यास और सतलज, पांचों नदियों में सबसे लंबी कौन सी भारत में? ऐसे लंबी तो सतलज होगी, ऐसे लंबी देखेंगे इन पांचों नदियों में सबसे लंबी कौन सी हो गई आपकी? सतलज ओवरऑल। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बहती है? तो चेनाब। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, है ना। सिर्फ तुम लोग मुख्य नदी और सहायक नदी रट करके जाओगे और क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से सबसे ज्यादा भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो चेनाब। कुल लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? तो सतलज। आया समझ में? तो ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 1050, 1050। और सतलज की एक सहायक नदी और है ना। सतलज की जैसे सतलज नदी बना लो, अलग से बनाना है तो ये सतलज हो गई जो उधर से आ रही है चाइना से। सहायक में हमने देखा कौन सी वाली? एक व्यास नदी, ये दाएं हाथ से हो गई। एक नदी इस तरीके से यहाँ पे स्पीति नदी मिलती है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति नदी, स्पीति घाटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये बाएं हाथ से एक नदी और मिलती है सतलज में, बाएं हाथ से एक नदी और मिलती है जिसका नाम क्या है आपका? जो है स्पीति नदी। थोड़ा इधर बना देना, चाइना चले गए हम लोग। स्पीति नदी, ठीक है। तो ये स्पीति नदी है। तो ये दो नदियां सहायक नदियां याद रखना, एक दाएं हाथ से, एक आपका बाएं हाथ से। तो इतनी चीजें याद रखना है आपको सिंधु नदी तंत्र में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसी को 10 बार पढ़ना है मैंने कहा, है ना। बाकी जगह 10 चीजों को लेकर के नहीं पढ़ना है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएगा आप जाके पेपर सॉल्व करो। हाँ, चेनाब के बारे में एक दो पॉइंट और लिख। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है, दो नदियों से मिलकर बना हुआ है। चेनाब में चले जाओ पीछे, चेनाब कहाँ गई? चेनाब, चेनाब ये वाली है चेनाब, दिख रहा है? तो चेनाब को जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है, क्योंकि ये दो नदियों से मिलकर के बनती है चंद्र प्लस भागा। इसको चेनाब को चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट याद रख लेना। और बाकी सिंधु नदी जो है गर्मी में बर्फ पिघलने से पानी मिलता है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी बाढ़ आ जाती है। कहाँ पर? सिंधु नदी में। आया समझ में? तो इतनी चीजें याद रखना है आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है चाहे कोई भी एग्जाम दो। तो आज के लिए इतना काफी। गंगा नदी तंत्र जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो फिर नदियों के साथ तुम, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बह जाओगे, होश ही नहीं रहेगा कहाँ भागे। ठीक है, तो आज सिंधु नदी के साथ बहो।